हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन की द प्लेटफॉर्म सीरीज से मैथ्स का ये 6th पार्ट। ठीक है, तो चलिए देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, आप जो सीरीज़ कर रहे हैं ना उसके साथ साथ एस डी यादव बुक को फॉलो करिए। ठीक है, और इस बुक को मैंने कंप्लीट सॉल्व कराया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, जो भी चैप्टर आपको देखना है देख सकते हैं। दूसरी बात कि मैं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, इन चारों टॉपिक जो कि सबसे हार्ड कह सकते हैं इनको पूरी मैथ्स के अंदर, तो इन पे एक मास्टर वीडियोस लाने वाला हूँ। ठीक है, इससे बाहर तो नहीं जाएगा, ये पक्का है, क्योंकि ज्योमेट्री के मैं टाइप वाइज कराऊंगा। जैसे ट्राइंगल की एक वीडियो है, त्रिभुज की, तो त्रिभुज की आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं, सारे टाइप्स के, आज तक किसी भी एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस, मतलब सारे टाइप्स ही कवर करा दूंगा, तो कोई बाहर नहीं जाएगा आपका और जाने का चांसेस भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 वीडियोस तो खैर बाद में आएगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो दीपक पाटीदार 2016। टेलीग्राम पे आप हमारे मैथ्स के डाउट ग्रुप में जुड़ जाइए, और फेसबुक पे हमारा ग्रुप है परफेक्शन एकेडमी ऑफ मैथ्स, तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, 2952वां क्वेश्चन, पिछली वीडियोज़ में 2991 किया था हमने, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए सवाल करते हैं। एक वृत्त चतुर्भुज PQRS की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाओं की लंबाई, थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब है ना, मैंने ट्रीटमेंट भी करवा लिया है लेकिन सही नहीं हो रही है, हो जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा समय लगता है, बीमारी ऐसे ही नहीं जाती है। चलो आगे देखते हैं। जिसकी भुजाओं की लंबाई, देखो एक PQRS एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं को स्पर्श करता है एक वृत्त। जैसे मान लिया जाए अगर एक वृत्त ऐसा है और इसके अंदर ये वृत्त स्पर्श कर रहा है ना उसको, तो देखो मतलब परिवृत्त बना हुआ है। ठीक है एक वृत्त चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, इसका मतलब ये जो चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है। अंदर ही होगा तभी इसकी चारों भुजाओं को टच करेगा। ठीक है, वरना चारों शीर्षों को टच करेगा। देखो समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अंदर होगा तभी भुजाओं को टच करेगा, वरना चारों ये शीर्ष होते हैं उसके, तो शीर्षों को टच करेगा। शीर्ष नहीं कहा, इसने भुजा कहा, इसका मतलब ट्राइंगल के अंदर है सर्कल हमारा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि PQRS आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लो इसको। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया, चलो PQ और RS। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, समझ में नहीं आएगा क्योंकि चीज़ें लिखना भी होगी। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, चलो ये PQRS PQ 2 दिया है, QR 3 दिया है और RS 4 दिया है, तो PS की हमें लेंथ बताना है ये वाली। देखो 2 तरीके हैं हमारे को सवाल करने के। एक तो ये है कि 4 + 2, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसको मान लिया जाए x है, तो 4 + 2 6 हमेशा बराबर होगा x + 3 के। ठीक है, तो 3 इधर गया, 6 में से तो 3 आंसर आ गया आपका। ठीक है ये तो पहला तरीका हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिपेंड करता है कि चतुर्भुज कौन सा दिया है। अगर उसने समलंब दे दिया है तो फिर ये तरीका फॉलो नहीं होगा, क्योंकि हर एक क्वाड्रिलेटरल की या हर एक चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट पे फोकस करें अगर हम, तो देखो एक अगर वृत्त है, कोई पॉइंट से उसको एक इधर स्पर्श करेगा और एक इधर स्पर्श करेगा, ये क्या है, 2 स्पर्श रेखा हो गई। ये कोई P पॉइंट है जो इसको A और B पे टच करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये इसकी 2 टेंजेंट हो गई, 2 स्पर्श रेखाएं हो गई, तो ये हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये अगर पूरी लेंथ 4 है आपकी, ठीक है, तो ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक 2-2 होगी। अब देखना, अब अगर मैं अलग पेन लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ, वरना समझ में नहीं आएगा। अब देखो, ये इसका P पॉइंट मान लो अगर मैं, तो यहाँ पे ये टच कर रहा है इस वृत्त को और एक यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये वाली अगर 2 है तो ये वाली क्या 2 नहीं होगी। और अगर ये पूरी 3 थी तो 2 इधर आ गई, इसका मतलब ये इतनी सी कितनी हो गई, 1। अरे इतनी सी यहाँ से यहाँ तक की 2 हो गई, तो इधर की 1 बची। और अब यहाँ पे देखो, ये भी P पॉइंट मान लो अगर मैं, तो यहाँ से टेंजेंट इसको, इस वृत्त को यहाँ पे और एक यहाँ पे टच कर रही है, तो
तो ये टेंजेंट भी बराबर होगी, और इसकी एक वैल्यू गिवन है 1, तो ये भी 1 हो जाएगी, और ये पूरी 2 थी, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 होगी। ठीक है, अब देखना इधर, ये देखो ये 2 हुई यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 हुई है, ये 2 हुई, तो क्या ये 2 नहीं होगी? और यहाँ पे अगर ये 1 है तो क्या ये 1 नहीं होगी? देखो इतनी सी ये 1 होगी, है ना, ये इधर बराबर, ये इसके बराबर, और ये 2 इधर, तो ये 2 इधर, तो 2 और 1 कितनी हो गई टोटल? 3। तो ये कंसेप्ट था इसका। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपको सीखना है। ये रट्टू प्रोसेस जो है ना, x प्लस कितना था 4, है ना, कितना था x प्लस 2 कितना था, x प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 2, तो ये तो रट्टू प्रोसेस हो गया, आप रट लोगे लेकिन कब तक याद रखोगे? लेकिन आपने कंसेप्ट ही समझ लिया तो फिर क्या टेंशन है आपको। -5 20 -2 इंटू -8, -5 20, और देखो पहले मल्टीप्लाई होता है तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस और प्लस का 16। ठीक है, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में तो माइनस प्लस माइनस, 20 में से गया 16, कितना बचा 4, 4 गुना माइनस का 5, तो 20 आ गया माइनस का। ऑप्शन डी आंसर हो गया आपका। चलो अगला देखते हैं। एक प्रयोग के दौरान बैक्टीरिया की गणना इतने % प्रति घंटे की दर से बढ़ रही थी। शुरुआत में उनकी संख्या इतनी थी, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी? तो 2 घंटे में कितनी हो जाएगी? पहले तो ये बताओ 2.5% कितना होता है? तो 2.5% का मतलब ये हो गया, एक जीरो हटाया तो ये हो गया 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/40 हो गया। इसका मतलब 40 अभी है और 1 बढ़ रही है, तो 40 से 1 बढ़ के 41 हो रही है, फिर 40 से 1 बढ़ के 41 हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 चौके 1600 टोटल थी उसकी, और 41 में 41 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 41 का स्क्वायर तो हमें खैर नहीं पता है, लेकिन उसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं। 41 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 41 का मल्टीप्लाई 41 में देखो, 1 एकम 1, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 8, और 4 चौके 16, 16 से 81 हो गया ये। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब देखो 1600 से 1681 हो गया, ये कितना बढ़ गया? 81 बढ़ गया। लेकिन ये बोल रहा शुरुआत में इनकी जनसंख्या इतनी थी, तो बस 1600 हो गया हमारा कितना? 5, 12 और 000 की वैल्यू, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो इसको, तो 16 हो गया इसकी, तो 8 से काट दो इसको, 8 दूना 16, और 8 से कटेगा ये 64 बार, 2 से कटेगा ये 32 बार, मतलब 1 हो गया 32 की वैल्यू, या 32 गुना हो गया इसका, तो ये भी 32 गुना कर लो आप इसको। ठीक है, 32 गुना करोगे तो लगभग आंसर आ जाएगा आपका। तो 2 साल के अंत में कितनी आएगी? तो ये 2 एकम 2 आ रहा है लास्ट में, लेकिन यहाँ 2 आ नहीं रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 एकम 2 आएगा, लेकिन हमने कितने जीरो ख़त्म किए थे इधर? 2 जीरो, तो 2 के बाद 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, पक्का है। तो 2 जीरो तो खैर नहीं, लेकिन हाँ 1 जीरो भी प्रोबेबिलिटी है कि 1 जीरो तो आएगा, तो 2 जीरो तो यहीं आ रहा है सिर्फ, इसके अलावा तो कोई ऑप्शंस में है नहीं हमारा, तो ऑप्शन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना 32 में, और 1 जीरो या 2 जीरो जो भी ऑप्शंस के अनुसार सेटिस्फाई करे आप फिट कर देना, क्योंकि मैं पूरा एक अप्रोक्सीमेशन से सोल्व किया है मैंने। ठीक है, उसको चलो चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, समचतुर्भुज का इतना, एक विकर्ण इतना है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। देखो अगर हमें दूसरा विकर्ण भी पता चल जाएगा तो भुजा निकाल लेंगे हम, क्योंकि सारी भुजा बराबर होती है इसके अंदर। और जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करेंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और विकर्ण 2 बराबर भागों में बढ़ते हैं इसके। उसी को हम कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, तो चलो कर लो इसको ट्रेपेजियम में। देखो समचतुर्भुज के अंदर क्या हो गया, 200 क्षेत्र इसका, तो 1/2 इसका क्षेत्रफल, क्या फार्मूला क्या है? 1/2 इंटू डायगोनल 1, तो डायगोनल 1 तो दिया हुआ है हमें 24, इंटू डायगोनल 2 इक्वल टू कितना? 216। तो ये 2 से काट दो इसको 12 बार, और 12 से काट दो 12 एकम 12, 12 10 22, 8 बचा, नहीं 12 7 बचा, कितना? 12 एकम 12, 12 और 10 22, मतलब 9 बचा, 12 8 96, तो डायगोनल 2 कितना आ गया? 18 आ गया। मान लो ये इसका विकर्ण था कितना? 24 था ना, इसका मतलब ये 12 12 था, तो ये 18 आ गया, मतलब ये 9 9 हो गया, तो ये 9 12, तो ये अगला होगा 15। ठीक है, ये ट्रिपलेट बनता है 9 12 15 का। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण होती है, तो ये आपका 90, ये 90 एंगल बना है यहाँ पे, देखो ये 90, और 90 के सामने वाली साइड ये कर्ण। 12 और 9 से बड़ी है 15, तो देखो 12 से छोटी तो कोई आएगी नहीं, और 12 खुद नहीं आएगी। और हम जानते हैं कि एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का हमारा। ठीक है, अगर मैं 3 4 5 को सोल्व करूँ तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15 ही तो आएगा, तो 15 ही साइड हो गई हमारी। ठीक है,
चलो, यदि 2x की पावर m प्लस ये सब दिया हुआ है को x माइनस 2 से विभाजित करेंगे तो 994 शेष बचता है। तो सिंपल सवाल है, x माइनस 2 से अगर विभाजित करेंगे तो इतना शेष बचता है, तो इसको 0 के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, x की वैल्यू इसमें रख दो, तो 2 गुना 2 की पावर m है ना, 2 गुना 2 की पावर m प्लस 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 माइनस 26, और बराबर में कितना गिवन है हमें, शेषफल कितना आ रहा है 994। तो ये कितना हो गया 8 माइनस 12, मतलब ये माइनस का 4 बचा, और माइनस का 4 और माइनस का 26, माइनस का 30 हो गया, और माइनस का 30 रह जाएगा तो प्लस का 30। तो 2 गुना 2 की पावर m इक्वल टू कितना बचा, ये 4 9 और 1 10, 10 2 12 की 2, 1 बचा 1024, 2 से इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 की पावर m बराबर 512। तो 512 को हमें 2 क्या पूछा, m की वैल्यू बताना है, मतलब इस 512 को हमें 2 की कितनी पावर लिखूँ मैं कि 512 आ जाए। तो देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखो ये 8 होगा, फिर 2 गुना 2 गुना 2, ये फिर 8 होगा, 8 गुना 8, ठीक है, फिर 2 गुना 2 गुना 2, हाँ 8 का क्यूब हो गया ना ये, देखो 8 गुना 8 गुना 8, 8 का क्यूब 512, मतलब 2 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिखना पड़ेगा। 2 की पावर अगर मैं 9 कर दूंगा तो 512 आ जाएगा। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई 9। 60 का 20% ये का 25% है, तो 60 का 20% कितना होता है 12 होता है, और 12 का 25% मतलब 12 का 1/4 कितना होता है 3 होता है। ये क्या बोल रहा है 60 का 20% कोमा इसका 25% है, तो चलो 60 का 20% मतलब 12, 60 का 20% 12 हो गया, तो 60 का 20% 12, x का 25% है तो x का 1/4 है, इसका मतलब 12 चौके 48, तो 48 वैल्यू है वो, x की वैल्यू कितनी आ गई 48। ठीक है, अब ये क्या है, मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण इतना है, अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली के बिल का भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर इतने रुपए खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिपति पे कितना खर्च करती है। देखो टोटल खर्चा उसका 100% है, तो ये बोल रहा है कि किराए व बिजली बिल का भुगतान में 10%, यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर इतना खर्च करती है, मतलब 10% की वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। ये तो सिंपल सा सवाल है, आपके सामने है सवाल, कर सकते हो आप। देखो 10% हो गया इसके बराबर, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1 हो गया 1500 की वैल्यू, ठीक है, तो 100 हो गया आपका 15 00 और फिर 00 लग जाएगा, ये 100 इसकी वैल्यू हो गया। तो हमें क्या चाहिए, प्रत्येक माह अधिपति, अधिपति क्या होता है, ये अधिपति पे 90% खर्च किया, तो 100% इतना है, तो जे 1 0 से 0 काट दो 10% आ गया, हमें 90 निकालना है तो 9 9 का गुणा कर लो इधर आप, सिंपल 0 0 0 9 5 45 की 5 4 बचा, 9 एकम 9 10 3 13 135, तो 135 यहीं आ रहा है सिर्फ 135 लाख 1.35 लाख। ठीक है, निम्न में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा, 1 मिनट, हाँ, निम्न में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। देखो पहले तो शांत गलत लिखा है ये, इसको लिखते हैं शांत, ठीक है, और एक होता है अशांत, ये हमने 10th में पढ़ा है क्या होता है। शांत मतलब वो हो गया जिसका हर कह सकते हैं, जो बटे वाला नंबर है ये, ठीक है, ये जो हर है एक पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन, एक भिन्न है, ठीक है, इस भिन्न का जो हर होता है नीचे वाला नंबर वो 2 या 5, 2 और 5 सॉरी 2 या 5 नहीं, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 और 5 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, और अगर वो गुणज नहीं है इसका मतलब वो अशांत है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल बताऊं मैं, 11/13 ले लो, तो 11 से 13 कटता नहीं है और 13 का आप फैक्टर कर नहीं पाओगे, इसका मतलब ये कौन सा है, अशांत दशमलव का प्रसार है। ठीक है, अशांत है ये। अब मैं समझाता हूँ आपको कि शांत क्या है, मतलब ये पूछ रहा है कौन सा शांत वाला है। तो देखो पहले तो बटे में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 110 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुना 10, और 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 5, ठीक है, इसके अंदर तो 2 और 5 है, सबके अंदर देखो 10 0 0 लगा, इसका मतलब सब में 10 10 10 10 तो है, तो फिर सारे ही आंसर हो गए। देखो सारे नहीं होंगे, अब अगर सारों के अंदर 2 और 5 दे दिया तो फिर तो सारे ही शांत थे, ठीक है, लेकिन फिर सारे शांत नहीं होंगे, फिर क्या होगा,
कि अगर हमें ये चेक करना है कि क्या वो मानक रूप में है या नहीं है, ठीक है। अगर जैसे कि वो कटता ही नहीं है, जैसे कि ये नंबर देखो 61 से 110 नहीं कट रहा है ना, इसका मतलब ये कौन से रूप में है, इसके मानक रूप में है, तो ये आपका अशांत होगा। जैसे कि 47/150 है, 47 से 150 नहीं कटेगा, है ना, 7 और 4 11 नहीं कटेगा, तो ये भी क्या है, अशांत है, ठीक है। 57/120 5 7 12, देखो ये 3 से कट रहा है, 3 से 3 40 बार कटेगा 3 से, और ये कटेगा 3 ने कम 3 3 9 27 19/40 बार, 4 3 7 7 से ये नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी अशांत है। इसका मतलब बचा हमारा कौन सा, सी वाला। अब देखो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये देखो पहले ये 57/120 क्या था, मानक रूप में था, 57 से 120 नहीं कटता था, ध्यान रखना, लेकिन हमने 3 से दोनों को काट दिया। अभी क्या बचा, ये 19/40। अब इसके फ्रैक्शन को देखो, ये सिर्फ 2 और 5 के फ्रैक्शन में होना चाहिए। जैसे 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 10, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 2। अब बताओ मेरे को, 2 2 2 सिर्फ 2 है और 5 है, तो 2 3 बार है, 5 1 बार है, मतलब 2 और 5 के रूप में ही हो जिसका हर, वो हमारा शांत दशमलव है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा ना, तो आप सोच के मतलब थक जाओगे आप ढूंढ के कि कितनी वीडियोस हो गई सर, समझ में नहीं आता कितनी वीडियोस आपने दे दी, क्योंकि हर एक का अपना अपना कंसेप्ट है, हर एक पे वीडियोस नहीं बनाई जाती, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। दिया गया पाई चार्ट 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा गैर निष्पादन संपत्ति एनपीए, ठीक है, के बारे में दिखाता है। यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए की कीमत 300 लाख है, टोटल कीमत है हमारी 300 लाख, ठीक है, मतलब 100% की वैल्यू 300 लाख है, तो बैंक सी के अंतर्गत एनपीए की कीमत कितनी होगी, 15% की वैल्यू पूछिए। 100% है 300, तो 1% हो गया 3, तो 15% कितना होगा, 45। सिंपल आंसर, ये तो बिना पेन के भी सोल्व कर सकते थे। चलो 2961वां प्रश्न। एक स्पोर्ट्स एक्सेसरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपये के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है, मतलब 200 रुपये एंट्री फीस रखती है उसकी एक दुकान जो है वो, और वे 300 प्रविष्टियाँ की उम्मीद कर रहे थे, मतलब कि 300 लोग कम से कम आ जाएंगे, उसको ऐसा अंदाज था, और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 हुए, मतलब सिर्फ 200 लोग ही हुए उसके अंदर, ठीक है। तो उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाओं की तुलना में उन्हें के प्रवेश में उन्हें कितना कम पैसा मिला। देखो अगर वो सोच रहे थे कि 200 रुपये हम प्रवेश शुल्क रखते हैं और 300 लोग आ जाते हैं, तो उनको प्रॉफिट कितने वाला होने वाला था, 2 × 6 60,000 का, ठीक है। लेकिन 200 रुपये फीस थी उनकी, और आए कितने सारे, सिर्फ 200 लोग ही आए, ठीक है। इसका मतलब कितने लोग आए, 2 दूना 4, 1 2 3 4, ठीक है, मतलब इतने आने थे लेकिन इतने ही आए, तो इसका मतलब शुरुआत की तुलना में उनको कितने रुपए कम मिले, तो ये 60,000 मिलने वाले थे, यहाँ 40,000 मिले, इसका मतलब 20,000 रुपये कम मिला, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। 3 लड़कियां एक कार्य को इतने घंटे में पूरा करती है, तो कार्य को पूरा करने के लिए एक लड़के और एक लड़की को कितने घंटे की आवश्यकता होगी। देखो 3 लड़के और 3 लड़कियां कॉमन ले लूँ मैं, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स इसको मिलकर के 6/5 घंटे में करती है, ठीक है। अब देखना 6/5 घंटे में ये काम करती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स, तो 6/5 घंटे, तो अगर एक एक काम करेंगे तो उसी का 3 गुना टाइम लगेगा उनको। अरे ये देखो बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे कि 3 था सर, इसको बटे में जाना था, तो यहाँ बटे में 3 आना था, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझाओ यार, आप देखो समझो, यहाँ पे ये 3 बॉयज़ थे और 3 गर्ल्स थी, तो मैंने 3 को कॉमन निकाल करके 3 आगे लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि ये मान लो बॉयज़ और गर्ल्स नहीं है, ये सिर्फ एक बंदा है, और एक भी कितने हैं, ये 3 गुना है, मतलब 3 लोग समझ लो इसको। इस B + G का मतलब समझो लोग, कितने लोग, 3 लोग। 3 लोग मिलकर के इतने घंटे में कोई कार्य करते हैं, तो अकेला बंदा अगर काम करेगा, मतलब सिंगल पर्सन, तो उसी का इतने ही गुना लग जाएगा जितने लोग काम कर रहे थे, मतलब 3 गुना होगा, ये बटे में नहीं आएगा, यहाँ समझना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 18/5, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स का आ गया ना काम, है ना। नहीं समझ में आया तो फिर कार्टून नेटवर्क आप लोगों के लिए हमेशा चालू रहता है, पोगो, है ना, पोगो आप देख सकते हो वहाँ पे। 2963
ए से बी तक की दूरी 40 की स्पीड से तय करता है कोई व्यक्ति और बी से ए तक 60 की स्पीड से आ जाता है। मतलब दूरी फिक्स है, ए से बी गया और बी से ए आ गया। मतलब जब दूरी कांस्टेंट हो तो एवरेज स्पीड का फार्मूला मैंने बताया है आपको, 2ab/a+b, 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे में दोनों का योग। 2 0 से 2 0 कट गए, 4 छंग 24, 24 गुना 48, ऑप्शन ए। इसको हमें x³ - 2 से विभाजित करना है, क्या शेष बचेगा? तो चलो क्या नंबर है हमारा, 4x⁻6 - 5x⁻3 - 3। इसको हमें डिवाइड करना है x³ - 2 से। x³ का मल्टीप्लाई मेरे को किस में करूँ कि x⁻6 आ जाए? तो देखो पहली बात तो ये कि मुझे 4 लेना है, क्योंकि देखो समझना, यहाँ पे 4 भी लाना है ना मेरे को, यहाँ पे 1 है, तो एक में मैं 4 का गुणा करूँगा तो 4 आएगा, तो ये 4 आ गया। अब मेरे को देखना x³ में मैं कितने का गुणा करूँ कि x⁻6 आ जाए? तो x का क्यूब का ही करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 4x⁻6 आ गया। बस अब देखना यहाँ पे, और इस 4x³ का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा तो प्लस माइनस माइनस 2x का क्यूब, ठीक है। अब आप इसको घटा दो, ये प्लस आ जाएगा, ये इससे कट गया, 5 और 5 में से 2 गया, कितना बचा? -3x का क्यूब -3। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको मल्टीप्लाई करे तो -3 आ जाए। तो देखो -3 ले लूँ, अगर -3 का मल्टीप्लाई मैं x³ में करूँगा तो -3x³ आएगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो प्लस, और 3 दूना 6 होगा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये इससे कट गया, तो ये कितना बचेगा? -9 बचेगा। सही तो है। चलो एक काम करो, हम इसको ऐसे समझें, देखो ये नेगेटिव में नंबर आ रहा है ना, एक काम करो इसको, देखो यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर तो आ गया यहाँ तक समझ में हम सबको, ठीक है। अब अगर 4, अच्छा सॉरी गलती यहाँ हो गई, देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करना था, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे कितना आता? 8 आता आपका, है ना, गलती यहाँ हो गई। देखो समझना, ये माइनस का कितना आया था? 4x का क्यूब, 4x⁻6 और माइनस 4 2 जा 8x⁻3, ठीक है, तो ये प्लस हो जाता, तो यहाँ पे 3x का क्यूब आता, बिल्कुल सही, -3 होता। अब मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ इसमें? तो देखो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करूँगा? तो प्लस का 3 का इसमें, है ना, +3 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, फिर उसी का मल्टीप्लाई इस -2 में करूँगा, ठीक है। तो कर लो इनका मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई x³ में तो 3x का क्यूब, -3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये प्लस ये माइनस कट गया इससे, ये कितना बचा? 3, तो 3 शेषफल बचेगा, तो ऑप्शन प्लस में आ गया, आंसर हमारा सी वाला हो गया। इसका मान बताइए। देखो इन नंबर का एलसीएम ले लेना, आप एलसीएम तो ले सकते हो, एलसीएम ले करके सोल्व कर लेना, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ पूछा है हमसे, एचसीएफ निकाल लेना इन नंबर का। 72 का स्क्वायर बराबर ये है, तो x का मान क्या होगा? तो 72 का मल्टीप्लाई 72 में कर लो, बड़ा सिंपल है। इसकी वैल्यू ढूंढोगे, इसकी बजाय 2 दूना 4, 7 दूना 14 और 14 28 के 8, 2 बचा, 7 7 49, 2 51, 5 1 8 4, 5 1 यहाँ 8 आएगा, तो ऑप्शन डी आंसर। छात्रों के समूह द्वारा स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्न आवृत्ति का परिणाम है। परिवार का आकार, परिवारों की सूची, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। देखो यहाँ पे एक डेटा टेबल दे रखी है हमें, तो मेरे हिसाब से आपको इस सवाल को करना ही नहीं है, एग्ज़ाम में छोड़ देना, अगर आ जाए तो करना ही मत, क्योंकि कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे इस सवाल को करने में। एक टेबल बनेगी आपकी, ठीक है, इसके अंदर F0, F1, F2 3 वैल्यूज़ निकलेगी, और एक इतना बड़ा लंबा फार्मूला लगेगा। फार्मूले में जब सोल्व करोगे तो करोगे। देखो मैं 10th में पढ़ाता हूँ मैथ्स, ठीक है, तो मैं ये सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, तो मुझे पता है कि कितना लंबा सवाल होगा ये, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है और आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि अगर आपको समझना ही हो तो 10th मैथ्स कर लेना, मैं खुद करवा दूंगा, लेकिन 5-10 मिनट में खुद बर्बाद करूँगा इसके अंदर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल प्रश्न है, लेकिन कैलकुलेटिव ज़्यादा है, और इतना बड़ा सोल्व करके 5 मिनट बिगाड़ने से अच्छा है। और 5 मिनट के बाद भी हमारा आंसर पॉइंट में दे रखा है, हो सकता है पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो गया ना, तो फिर तो आपके 10-15 मिनट भी ले लेगा ये क्वेश्चंस, तो आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर ट्रिक नहीं होता, क्योंकि टेबल दे रखी है। अगर वो सिंपल पूछता ना 2 3 4 2 3 6 5 4 इसका बहुलक बताओ, तो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आता है वो आप बता सकते थे कि बहुत बार ये नंबर आया है, तो बहुलक उसका वो हो गया। लेकिन यहाँ पे टेबल बना रखा है, अगर आपको नहीं पता हो ना कि ये बहुलक कैसे निकालते हैं, तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना बहुलक की ट्रिक, कोई बहुलक की ट्रिक नहीं मिलेगी आपको,
है ही नहीं, क्योंकि किसी कोई जानता ही नहीं और होती ही नहीं है एक्चुअली। क्या ट्रिक निकालोगे इनकी आप, ठीक है। ये कंप्लीट स्टैटिक्स जो सांख्यिकी होती है हमारी, उसका एक कंसेप्ट है छोटा सा, और ये टेबल बेस्ड है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। समकोण त्रिभुज का एक कोण इतना है, तो दूसरा कोण कितना होगा? देखो एक कोण तो 90 होता है, दूसरा कोण 58 होता है, इनको जोड़ लो आप, तो 8, 9, 10 और 1 4 14, ठीक है। इसका मतलब तीनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, तो दो कोणों का योग तो इतना हो गया, इसमें और कितना जोड़े कि 180 आ जाए, तो 48, 2 ये 50 हो गया, 3 वो, मतलब 30 और 2 32 डिग्री। अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक 90 दिया है, एक 58 दे दिया, तो ये कितना होगा? तो 180 में से ये 2 घटा दो तो ये आ जाएगा। चलो इतनी स्पीड से इतने लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में कोई रेल पार करती है। रेल गाड़ी की लंबाई बताइए, 410 प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई मान लो L है, इसको 30 सेकंड में पार कर गए, और स्पीड कितनी है उसकी? 66 × 5/18। कर लेना इसको सोल्व, बड़ा सिंपल है ना। L की वैल्यू निकालना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, इसका यहाँ कर देना। पहले तो काटा पीटी कर लेना इसकी, 6 से काट दो, 6 × 18, 6 × 5 30, ठीक है। 3 से काट दो इसको, 22, 22 × 5 110, 110 का मल्टीप्लाई 550, और 550 में से वो 410 इधर ले आओ तो घटा लेना, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? देखो ये पाई, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, आपको पता होगा। देखो दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो पाई है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है। कई बार प्रश्न आता है पाई है एक अपरिमेय संख्या, रट लेना इसको। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, वो एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q बराबर नहीं है 0 के, बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। क्योंकि 7 0 नहीं है ना, इसलिए हम P/Q मतलब 22/7 को परिमेय कहेंगे। लेकिन 22/7 जो कि पाई की वैल्यू होती है, उसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय। इसी के साथ देखो 22 में 7 का भाग दोगे तो 3.14 आएगा, मतलब 3.14, ठीक है। कई बार हिंदी इंग्लिश में बोल देते हैं आधे वर्ड, हंसा कर लो, हंस लिया करो इस बहाने भी, ठीक है। 3.14, देखो 3.14 आया, ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 15,000 रुपये की धनराशि पे 5 साल में इतने रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। दर कितनी है? देखो 4500 रुपये का ब्याज आया 5 साल में, और कितने मूलधन पे? 15,000 पे, तो 100% कितना होगा? निकाल लो। 1 2 3 4, तो ये देखो 1 0 मत काटो, 3 काट लो 0, तो 1 2 3 0 कट गए। अब 15 से काट लो, 15 × 3 = 45, 30 बार, और 5 × 30, 6% आंसर आपका। ए और बी 45 और 36 घंटे में दोनों पाइप को भरते हैं, कितना टाइम लगेगा? सिंपल प्रश्न है, कर सकते हैं हम। ए बी 45 36 मान लो, एलसीएम आपकी इच्छा हो तो 180 मान लो इनका एलसीएम। 45 दूना 90, तो 90 चौक 180, ठीक है। मतलब 45 चौक 180, और 36 पंजे 180, 5 और 4 9, दोनों मिलकर के 9 काम करते हैं, करना है 180, 20 घंटे लगेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है, और बाकी दूरी तांगे से चलता है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष दूरी 4 की स्पीड से चले तो उसे 1 घंटे का समय अधिक लगता है। तांगे की चाल बताओ। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी बड़ी है इसकी इसके लिए हम इसका ऑप्शंस का सहारा लेंगे। देखिए पहले ये कह रहा है 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिक्स दे दिया उसको। अब ये बोल रहा है 16 किलोमीटर की दूरी जो है 4 की स्पीड से जाता है, तो 16 किलोमीटर गया वो 4 की स्पीड से, प्लस और बाकी की जो दूरी है, तो 40 में से 16 ये हो गया, तो बचा कितना? 24, तो 24 गया वो तांगे से, है ना। तांगे की स्पीड कितनी है? देखो तांगे की चाल पूछी है, तो मान लो तांगे की चाल x है, और इस प्रकार उसको कोई टाइम लगता है, ठीक है, माना कि y टाइम लगता है। अब ये बोल रहा है यदि वह 16 किलोमीटर अगर तांगे से जाता, तांगे की चाल कितनी मानी हमने? x, और प्लस 24 किलोमीटर वो 4 की स्पीड से जाता, तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता, मतलब y + 1 टाइम लगता। आपकी इच्छा हो तो वर्ग समीकरण बन चुके हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनको सोल्व कर लो, इक्वेशन 1 और 2 को, और 5-10 मिनट में आंसर ले आना। या फिर अगर दिमागदार हो, बुद्धिमान हो, तो आप ऑप्शंस का सहारा लोगे। देखो यहाँ पे +1 दिया है, इसका मतलब ये एक एग्जैक्ट नंबर है, ये दशमलव में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 16 और 24 को काटने वाला नंबर कौन सा है? तो 8 ही है जो दोनों को काट देगा। तो पहला तो अगर कम समय बचाओ ना 5 सेकंड का, तो तुक्का मार ही देना 8। लेकिन अगर थोड़ा सा समय ज़्यादा बचाओ तो फिर इसको सोल्व करके भी देख लेना, कई बार गलत होता है, ठीक है। तो 8 रख के देखो यहाँ,
x की जगह मैं 8 रख दूँ और यहाँ पे भी 8 रख दूँ तो 4 चौके 16, 4 घंटे, और 8 तिया 24, 3 घंटे। 4 और 3 कितने घंटे लग रहे हैं? 7 घंटे। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 7 आवर। अब 8 से काटो, 8 दूना 16 और 4 छंग 24, तो 6 और 2 कितने? 8 घंटे। देखो अब ये बताओ, 7 से 1 घंटा बढ़ गया ना, 8 घंटा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है आंसर हो गया हमारा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। आंकड़े दिए हैं, इनका माध्य 6 है, मतलब इनका औसत 6 दिया है हमें। ठीक है, जहाँ x और y नियतांक है। नियतांक मीन्स होता है कांस्टेंट, है ना, जिनको कोई हिला नहीं सकता। मतलब जैसे हैं वैसे ही, जैसे x की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई हिला ही नहीं सकता इसको, x का x ही रहेगा वो। ठीक है, यदि x को 3x + 1 और y को ये द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो माध्य 2 बढ़ जाता है। देखो सरल सा सवाल है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका माध्य अगर एवरेज 6 बोला है इसका, तो इसका मतलब 2 + x + 7 + 3 + y + 9 + 6, ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। तो 7 छंग 42 हो गया इनका टोटल, है ना। 7 गुना 6 लिखूंगा ना मैं, 7 गुना 6, तो 7 छंग 42 होगा। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, 6 9 15, 15 और 7 और 3 10, 25, 25 और 2 27, -27 कर लो। यहाँ क्या बचा? x + y, तो x + y बराबर ये आ गया आपके सामने 12 में 7 गया 5, 3 गया 1, 15 बचा। तो x + y बराबर 15, ये आपकी इक्वेशंस यहाँ पे बन गई एक। ठीक है, अब ये बोल रहा है यदि x की जगह अपन ये रख दे 3x + 1 और y की जगह y + 3 रख दे तो माध्य 2 बढ़ जाएगा, एवरेज 2 बढ़ जाएगा। पहले एवरेज आपका 6 था, अभी एवरेज 2 बढ़ जाएगा, मतलब एवरेज 8 हो जाएगा अभी। ठीक है, तो देखो संख्या तो वही 7 ही रहेगी और एवरेज अब 8 हो जाएगा, तो 8 से 56 लिख दूँ मैं सीधा यहाँ पे। और इधर x की जगह क्या पुट करना है, अब हमको ध्यान रखना है, x की जगह 3x + 1 पुट करना है और y की जगह y + 3 पुट करना है। तो फिर से वही 2 + 3x + 1, x की जगह पुट कर दिया मैंने, +7 + 3 प्लस y की जगह y + 3 +9 + 6। ठीक है, 9 + 6 15, 15 और 10 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, -30 कर लो। ये बचा 3x + y = 26। ठीक है, बस ये इक्वेशन सेकंड आ गई आपकी। अब x का मान बताओ, तो x का मान निकाल लो आप। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, मैं कचरा हटा दूँ सारा। ठीक है, ये इक्वेशंस निकल गई हमारी। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, माइनस कर लो उसको। ठीक है, घटा दो, ये माइनस कट गया, y से y कितना बचा? माइनस का 2x = ये कितना बचा? माइनस का 15 10 25, मतलब 9 बचा। तो ये इससे कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2। 15, अच्छा सॉरी, ये 15 10 25, मतलब ये बचा 11। ठीक है, तो 11/2 5.5 के लगभग आ रहा है। देखो मेरा ये 9 का आधा लगभग 4.5 आ गया है ना, तो 4.5। देखो ये कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है मैंने शायद। ठीक है, तो आप x की जगह ये रखना और y की जगह ये रखना और सही से कैलकुलेट कर लेना, तो आंसर लगभग देखो 4.5 है ना, तो 5 के आसपास कुछ नंबर आएगा, क्योंकि 5 4.5 से बड़ा तो फिर यही नंबर है, इसके अलावा ये तो बड़े हैं। ठीक है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन अगर ज़्यादा कम कर दी होगी मैंने, तो फिर 5 के अलावा भी आंसर हो सकते हैं, आप देख लेना। दी गई आकृति में AOB एक सीधी रेखा है, AOC 67 है, तो BOC का द्विभाजक OD है। OD BOC का द्विभाजक है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, ये थीटा है और ये भी थीटा है। तो देखो कंप्लीट एंगल बनता है 180 का, तो 180 माइनस का 2 थीटा माइनस का 67। ठीक है, तो 10 में से 7 गया तो 3 बचा, इक्वल टू, देखो पहले तो मेरे को एक चीज़ बताओ आप कि 67 + थीटा कितना होता है? 180 होता है। तो थीटा को उधर घटा दो इसमें से 67 को, 10 में से 7 गया तो 3 बचा और 18 में से 7 गया तो ये बचा 11, 113। इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू 113, तो थीटा की वैल्यू 113/2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंजे 10, 56.5। तो ये ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे। यदि उपस्थित छात्र की संख्या इतनी है तो कक्षा में कुल छात्र कितने? सिंपल प्रश्न है। 5% अनुपस्थित 100 में से, तो 95% उपस्थित, इसका मतलब 38 आए वो कह रहा है, और हमारे हिसाब से कितने आए? 95 आए, तो 100 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है,
तो ये कितना बार कटेगा, 19 पंजे 95 और ये 20 पंजे 100, ठीक है। तो 19 दूना 38, 20 दूना कितना आ गया 40। एक कार्य को 8 घंटे में और बी 12 घंटे में, सिंपल प्रश्न है, 24/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखो करते हैं। 8 घंटे में ए किसी काम को करता है, बी किसी काम को 12 घंटे में करता है, ठीक है। एलसीएम आ गया 24 इनका, तो ये 8 तिया 24 करेगा और ये 12 दूना 24, 2 काम रोज करेगा। दोनों मिलकर के 5 काम करते हैं और उनको करना है 24 काम, तो 24/5 घंटे लगेंगे। चलो ये सवाल देखिए, 16 मीटर लंबे और 10 मीटर। देखो ये सबसे पहले इनमें कन्फ्यूज़न यहाँ होता है कि मीटर और सेंटीमीटर का ध्यान रखा करो, ठीक है। ये मेंसुरेशन में बस यही चीज़ें आपको पीछे कर सकती है, बाकी तो आप अच्छे से कर पाएंगे। 16 मीटर और 10 मीटर चौड़े हाल है, ठीक है। और 00 ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इसका मतलब 16 को मीटर में से सेंटीमीटर में बदल दो, तो 1600 मीटर लंबा और 1000 मीटर चौड़ा, ठीक है। ये 10 का मल्टीप्लाई होगा। उसके अंदर क्या है, कितनी ईंटें रख सकते हैं, तो 20 गुना 10 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0 कट गए और 2 से काट दो इसको, 2 8 16, 800 बार, तो ये 8000 हो गया। 8000 ईंटों की आवश्यकता होगी। अब ये कैसे डिवाइड किया, क्या है इसका कंसेप्ट, मैंने मेंसुरेशन का 3D जो पोर्शन है उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस को एक एक कंसेप्ट को विथ कंसेप्ट और डिटेल में डायग्राम बना करके समझाया है। तो एक बार मेंसुरेशन 3D का वीडियोस ज़रूर देख लेना अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो। यदि 3 sec स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x इक्वल टू 6 है, जहाँ पे 0 और 90 के बीच में x की वैल्यू, ठीक है, कर सकते हैं। तो देखो इसको हमें क्या कर सकता हूँ, 3 और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पर एक काम हो सकता है। देखो ये 2 है तो 2 में बदल दूँ इसको मैं, मतलब sec स्क्वायर x को आगे लिख दूँ और प्लस 2 sec स्क्वायर x और फिर माइनस का 2 tan स्क्वायर x है, ऐसा कर सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल इक्वल टू में 6 रख दिया। अब यहाँ पे देखना sec स्क्वायर x प्लस इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x जिसकी वैल्यू होती है 1। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री अगर थोड़ी सी भी पढ़ी है तो हमको पता होगा वैल्यू जिसकी 1 होती है। अब प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, है ना। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर हटा दो तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो sec x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, है ना, √4 2 की वैल्यू होती है। अब sec के अंदर 2 किसकी वैल्यू होती है, तो देखो आप sec x बराबर ये होती है cos 60 डिग्री की, आई थिंक, है ना, 60 डिग्री की होगी, 45 की तो नहीं होगी, 45 90 60, हाँ 60 की होगी शायद, ठीक है। तो सॉरी सेक के अंदर है ना, कोस कहाँ लिख दिया, सेक 60 की वैल्यू, ठीक है। तो बस कंपेयर करोगे तो 60 आंसर आएगा, है ना, ये सेक 60 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर यहाँ पे। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वो 20 से फेल हो गया, और आदित्य को 45% प्राप्त हुए और वो 30 अंक अधिक लाया। तो हमेशा इन परसेंटेज को घटा दो और नंबर को जोड़ दो। इनका परसेंटेज में डिफरेंस आ गया 5% का और इन नंबर में डिफरेंस आ गया 50 का, ठीक है। तो 1% हो गया आपका 10 की वैल्यू, तो 100% हो गया आपका 1000 की वैल्यू, ठीक है। अभी बोल रहा है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो देखो ये है आपका पेपर 1000 नंबर का, ठीक है। अभी बोल रहा है पासिंग मार्क्स चाहिए आपको, तो पासिंग मार्क्स एक ऐसे देखो 40% अंक लाया लेकिन 20 से फेल हो गया, तो पहले एक काम करो 1000 का 40% निकाल लो, मतलब कितना नंबर लाया पता चल जाएगा। तो 1000 का 40% कितना हो गया, 400 नंबर, 400 लाया और 20 से फेल हो गया, इसका मतलब 20 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, इसका मतलब 420 पे पास हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो 420 नंबर आए उसके 1000 में से, तो ये कितना परसेंट बने, तो 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0, 42% पे पास हो गया, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करना है, बड़ा सिंपल प्रश्न है, कर सकते हैं हम इसको, है ना। 0.12 डिवाइड बाय 0.15 और उसके भी बटे में 2 है। यहाँ 2 नंबर के बाद दशमलव, यहाँ 2 नंबर के बाद दशमलव काट दो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3/5 आ गया ये, तो बचा कितना 3 और बटे में 5 दूना नीचे आ गया ये 10। तो जब 3 में भाग दोगे 10 का तो 0.3 आना चाहिए। अच्छा सॉरी गलत कर गया, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 होगा यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो ये कितना हो गया, 4/5 दूना ये हो गया 10, तो 4 का भाग दोगे आप इसमें तो 0.4 आएगा, ऑप्शन बी आंसर होगा हमारा। चलो ये तो आप कर ही सकते हो। अब
ठीक है। इसका आंसर तो अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। एक पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। माँ की वर्तमान आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुना है। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी? तो बड़ा सिंपल सवाल है, ठीक है। आप एजेस का चैप्टर देख लेना, एजेस के अंदर मैंने कराया है, बहुत सारे सवाल है, इससे हार्ड सवाल है उसके अंदर, SD यादव के, RS अग्रवाल के, मैंने सारे कराए हैं। तो आप ये आप कर लेना यार, ठीक है। बेसिक सवाल है, मैंने करा भी दिया है। चलो करा देता हूँ फिर भी। पिता की आयु माँ की आयु से 5 ज़्यादा है। ये पिता है, ये माता है। माता अगर मान लो 1 साल की, तो पिताजी 5 साल बड़े हैं उससे। माँ की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से 3 गुना है, तो पुत्री की आयु से 3 गुना है, तो पुत्री मान लो अगर x की है तो ये 3x की होगी, तो ये 3x + 5 साल ज़्यादा है, ठीक है। पुत्री की वर्तमान आयु 12 साल है। तो जब पुत्री पैदा हुई थी, है ना, तो पिता की आयु क्या थी? तो देखो, जब पुत्री पैदा हुई थी, इसका मतलब पिता की आयु उस समय -12 साल थी। तो 3x + 5 - 12 मतलब ये हो गया -7। तो ये वैल्यूज़ हमें निकालना है। तो x की वैल्यूज़ यहाँ पे है 12, है ना। तो बस रख दो 12। तो 12 × 36, 36 - 7 कितना हो गया? 29 ईयर। तो पिताजी कितने के थे? 29 ईयर के थे। ये सवाल है। तो देखो, सवाल अगर इस तरीके के दिया हुआ है ना, तो ये 5, 25 और ये 4, देखो ये ऊपर तो 5 है ना, 25 × 5 = 125, 5 ही बचेगा, और ये 4 का पावर होता है, तो 5/4 आंसर होगा हमारा। इस तरह के सवालों को सीधा हम बिना सोल्व करे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आज बता देता हूँ, अगली बार आपको टाइम इतना वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इन चक्करों में। जैसे देखो, यहाँ 5 की पावर है 0.25, ये मैंने SD यादव में कराया भी है। 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब × 0.25 बटे में देखना 256 की पावर 0.1 है। 0.1 मतलब होता है 0, ठीक है। तो 256 की पावर 0.10 10 × 256 की पावर, ये गुणे में आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी। गुणे में आधार समान है तो घाते जोड़ दो, 0.10 और 0.15, 0. कितना आ गया? 25। तो 256 की पावर आ गया 0.25, ठीक है। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 0.25 थी, अब कितना हो गया? 75, तो 0.75 हो गया। और 0 देखो, यहाँ भी गुणे में आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 0.25 और 0.75, 1.00, ठीक है, बटे में। इसको मैं 256 को मैं देखो 4 की फॉर्म में लिखना है ऑप्शन से, तो 4 की पावर 4 करूँगा तभी जा करके ये आएगा, ठीक है। तो 5 की पावर 1 है ऊपर, तो ऊपर तो 5 बच गया। और मेरे को बताओ ऊपर 5 कहाँ है? सिर्फ ऑप्शन डी में ही है। या फिर इसको भी सोल्व करो, तो 4 का गुना करो 0.25 में, तो 4 की पावर कितनी हो गई? 100। और यहाँ 2 नंबर के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे भी लगा दो, मतलब 4 की पावर 1 बची, और 4 की पावर 1 मतलब कुछ नहीं होता, तो 5/4 आंसर हो गया। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु लाल रक्त कोशिकाएं RBC, ठीक है, की संख्या इतनी ज़्यादा है। एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या, एक व्यक्ति की वर्तमान में नहीं, एक व्यक्ति के अंदर, है ना, वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या इतनी है, यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है। दो दिन बाद, अच्छा प्रतिदिन बढ़ रही है, हाँ, तो 2 दिन बाद कितनी हो जाएगी? सिंपल सवाल है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, तो 20 से बढ़ गई 21 हो जाएगी। तो 20 है आज, फिर 21 होगी, ये पहले साल, फिर 20 से 21 होगी, ये दूसरे साल। 20 में 20 का मल्टीप्लाई 400, 21 में 21 का मल्टीप्लाई 441। आज है उसकी ये बोल रहा है 54,000 है, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दिया हमने, और 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, 4 से नहीं कटेगा ये, ठीक है, पॉइंट में कुछ लगभग आएगा। तो इसको एक काम करो आप, ये समथिंग कुछ पॉइंट में जाएगा, फिर 441 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन से सोल्व किया होगा इसको, ठीक है। जैसे ये कहने का मतलब है 54,000 जो हो गया आपका, वो 400 की वैल्यू हो गया, हमें निकालना है 441 की वैल्यू। 2 0 से 2 0 कट गया। अब आप चाहें तो इसको काट सकते हो, 2 से काट दो इसको, ठीक है, या काट सकते हो इसको 4 से। देखो 54 × 10 लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 दूना 4, तो 2 से 27 बार कटेगा, और 2 पंजे 10, 5 बार कटेगा, ठीक है। तो बस ये मल्टीप्लाई कर लो, 27 पंजे 7 पंजे 35 की 5, 3 बचा, 5 दूना 10, 3 13, 135 का मल्टीप्लाई कर लेना, 441, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, 5 से कम 5, पीछे 5 आएगा, या तो ये आंसर होगा या ये होगा, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। किस वर्ष में दुकान C की बिक्री अन्य 2 वर्षों की तुलना में कम है? ये A, ये B, ये C है, ठीक है। तो C की बिक्री अन्य 2 की तुलना में कब कम है? किस वर्ष दुकान
सी की बिक्री, बाकी सबसे कम है। तो ईयर 3 के अंदर देखो ये 5 ही है और ये 8 और 9 है ना, सिंपल है। ये क्या दिया हुआ, एक पाई चार्ट है और फ़ोन की कुल संख्या इतनी है मोबाइल फ़ोन की, ठीक है। तो PQR द्वारा कुल कितने फ़ोन बनाए गए हैं, देखो ये टोटल 100% है आपका, और 100% की वैल्यू इतनी है। तो 100% को 100 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मतलब ये कितना बचा, 12,400, ठीक है। हमें क्या बोल रहे हैं, PQR द्वारा कितने बनाए गए, PQR 25% बनाता है, 25% मतलब 1/4 हो गया ठीक है। तो 25, देखो 1% की वैल्यू हमारी आ गई थी, तो 25% की वैल्यू निकाल लो आप इसका, ठीक है। इसका 25% आराम से निकाल सकते हो आप, है ना। मतलब इसका जो नंबर था आपका 1240, देखो इसको ऐसे समझो, 12,400 और 00, ये था 100% की वैल्यू, आपको निकालना था 25% की वैल्यू, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 का मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ईंट के 7/16 भाग का भार इतने किलो है, ईंट के 5/12 भाग का वेट कितना होगा। देखो 7/16 भाग का वेट है 21/8 किलो, तो 5/12 भाग का वेट कितना होगा, x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, 7/16 गुना x बराबर 21/8 गुना 5/12, ठीक है। 21/8 है ना, 8, तो 8 दूना 16 और 2 छंग 12, 3 से काट दो इसको, 3 से तो 21, 3 दूना 6, 7 से 7 कट गया, 5 का आधा 5/2, ठीक है। ये क्या हुआ, इतने ही क्वेश्चन है क्या आज, हाँ बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, आज इतने ही रखते हैं, क्वेश्चन ही इतने लिए आज हमने, ठीक है। आज क्वेश्चन अभी आगे और लगाना पड़ेंगे, उसके बाद ही सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, फिर कल नई वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, पढ़ते रहिए आप लोग।